दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड प्रवेश परीक्षा की। 9 जून को होगी अब परीक्षा। बीएड ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया, सभी तारीखों में बदलाव कर दिया है। लिखा संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए यह तिथि प्रस्तावित की है और 30 जून को परिणाम जारी होगा। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च थी, बाद में परीक्षा की तारीख 31 मार्च कर दी गई थी। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बीएड के लिए आवेदन ना किया हो और बीएड करना चाहते हो तो वे विद्यार्थी बीएड अभी भी कर सकते हैं। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। द्वितीय परीक्षा के लिए करें आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के मुताबिक एमए एमएससी द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय सत्र 2022-23 के लिए की परीक्षा के लिए जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ में 13 अप्रैल तक जमा कर दें। इसी तरीके से एमए एमएससी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के भूतपूर्व छात्र छात्राएं 2022-23 की परीक्षा के लिए आवेदन 14 अप्रैल तक संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं। एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो कल जारी हो गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है अभ्यर्थी 10 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह परीक्षा 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने भी 11वीं और 12वीं की परीक्षा का प्रारूप बदल दिया है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव की घोषणा करने वाले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 से 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में दक्षता आधारित प्रश्न अधिक संख्या में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि छात्र वास्तविक जीवन में इन अवधारणाओं को कितना समझ पा रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मामले आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न और अन्य प्रकार के दक्षता आधारित प्रश्नों का प्रतिशत 40 से बढ़ाकर के 50% कर दिया गया है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए और एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, हालांकि ये कल की न्यूज थी और मैं इसे कल की वीडियो में भूल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेड और राजकीय स्कूलों के शिक्षकों का होगा समायोजन। और हमेशा से ऐसा ही होता है, किसी भी भर्ती के पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एक सर्वे करवाती है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और जबकि मेरा ये कहना है कि ये देखा जाना चाहिए कि कितने जो टीचर हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उन रिक्त पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। और आपको पता होगा कि जब टीचर ही नहीं रहते हैं तो वहां पर विद्यार्थी भी नहीं रहते हैं। जब विद्यालयों में सुविधा नहीं होगी, सरकारी विद्यालयों में या अर्ध सरकारी विद्यालयों में यानी कि एडेड विद्यालयों में, तो वहां पर एडमिशन क्यों होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, ये देखिए, जहां पर छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है। और यूपी के राजकीय और एडेड इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों का, ये देखिए, अनुपात नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा ये इन्होंने बता दिया। भर्ती की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, भर्ती की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इस न्यूज में लिखा है कि भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्यार्थी ही कम हो गए हैं तो उनका अनुपात समानुपात बराबर हो जाएगा। नीचे लिखा है आगे कि इसके लिए सभी कॉलेजों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जुटाया जा रहा है। कई विद्यालयों को ब्यौरा मिल भी गया है, बाकी जो छूटे हैं उनके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। लोकसभा चुनावों के बाद में शिक्षकों का समायोजन शुरू हो जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 2363 राजकीय यानी कि जहां पर एलटी की वैकेंसी आती है, 4512 एडेड कॉलेज अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का संचालन हो रहा है। इसमें काफी संख्या में ऐसे कॉलेज है जहां शिक्षकों और बच्चों का अनुपात सही नहीं है। ऐसे में विभाग का प्रयास यह है कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों और बच्चों का अनुपात सुधारा जाए। अनुपात सुधारने के लिए करते क्या है ये लोग? अधिकारी बताते हैं कि समायोजन की स्थिति भी शिक्षकों की लापरवाही से आई है। शिक्षक कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देते हैं, केवल नौकरी पाने पर जोर देते हैं। नौकरी मिल गई और उनको 65,000-70,000 रुपए महीने मिलने लगता है और फिर वो विद्यालय बेकार हो जाता है। और नीचे लिखा काफी संख्या में ऐसे एडेड कॉलेज हैं जहां बच्चों की संख्या नाम मात्र की। बात तो सही है, ये ज्यादातर जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं है। मैंने खुद कंप्लेन किया था यहाँ पर एक विद्यालय की प्रयागराज के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और टीचर आते हैं यहाँ पर और दस्तखत करके चले जाते हैं। तो सरकार तो कारण है ही, और जो ये टीचर है ना, ये भी एक कारण है, अधिकारी भी एक कारण है। जो उच्चाधिकारी हैं, डीआईएस वगैरह, सब मामला पूरा सिस्टम बना रहता है इन लोगों का और कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। और यही कारण कि मनमानी भी करते हैं और जब चीजें अच्छी नहीं मिलेंगी तो बच्चे क्यों जाएंगे।
फिर नीचे यहाँ पर लिखा है कि जहां बच्चों की संख्या नाम मात्र है, अलंकार योजना के मानक में फेल है सब सारे कॉलेज। राज्य सरकार ने एडेड कॉलेजों की दिशा को सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में कॉलेज की ओर से भाग लेने की जो छात्र संख्या निर्धारित है उसमें से पूरी तरीके से फेल है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कॉलेजों का विकास करने के लिए 75% बजट सरकार देगी और 25% बजट विद्यालय प्रबंधन खुद अपनी ओर से लगाएंगी। लेकिन इसमें छात्र संख्या का मानक आड़े आ रहा है, उतने यहाँ पर छात्रों की संख्या ही नहीं है। तो समायोजन में क्या होगा कि जहां पर टीचर नहीं है जिन विद्यालयों में, और जहां पर छात्र नहीं है, जब छात्र कम हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर ज्यादा, अनुपात समानुपात में टीचर ज्यादा हो जाएंगे। तो इन टीचरों को, जहां पर छात्र कम है, इन टीचर्स को यहाँ पर भेज दिया जाएगा जहां पर टीचर रिटायर वगैरह हो गए हैं, जहां पर रिक्त पद है, और छात्रों की जो संख्या वो ठीक है। तो इस तरीके से जो पदों को भर दिया जाएगा, यहाँ से टीचर्स को ला करके यहाँ भर दिया जाएगा। यहाँ पर नई भर्ती के बारे में कोई बात नहीं लिखी है, ये एक बड़ा झटका है। इसी तरीके की आज के समाचार पत्रों में प्राथमिक विद्यालय है उनकी दुर्दशा के बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ पर भी अनुपात समानुपात इसी वजह से लगातार ठीक हो रहा है। जबकि 10 से 15 हजार लगातार जो शिक्षक है वो प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, लगभग 90 हजार तो रिटायरमेंट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो बराबर कैसे होता है उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज ही के समाचार पत्र और लगभग आज के सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। नीचे लिखा, नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राइमरी स्कूलों में एक शिक्षक तैनात है। इन शिक्षकों पर पढ़ाने के साथ साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे काम काज भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अलग से हैं। बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में शिक्षक और कम हो गए हैं, अधिकारी दावा करते हैं। ऐसा केवल एक जिले में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, इलाहाबाद के बारे में जानकारी आई थी। प्रयागराज में 79,000 बच्चे कम हो गए हैं, 79,000, और पूरे प्रदेश में लगभग 4.5 लाख। नीचे यहाँ पर लिखा है कि अधिकारी दावा पेश करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं है। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम हो जा रही है। अभिभावक प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को निकाल करके निजी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। तो यहाँ पर गेम समझ गए ना, अनुपात समानुपात का, कि पहले शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी कम हो जाएंगे। जब विद्यार्थी कम निकल जाएंगे तो फिर कहेंगे हम समायोजन करेंगे, अनुपात समानुपात करेंगे। समायोजन कई प्रकार से होता है। और तो और यहाँ पर लिखा है, एक शिक्षक के जिम्मे 2-2 स्कूल। लखनऊ के 1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5,000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में 57 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। यहाँ दूसरे स्कूलों के एक शिक्षक लगाए गए हैं। इनमें से कई शिक्षकों के पास 2-2 स्कूलों का कार्यभार है। यह शिक्षक एक ही समय पर 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिले, पुस्तक बांटने, भोजन परोसने से लेकर के अन्य कामकाज निपटा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के करीब 32 स्कूलों में लंबे समय से एक शिक्षक तैनात है। मानक के अनुसार शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधा, शिक्षकों का कहना है कि उनका अधिकांश समय बच्चों के दाखिले, मिड डे मील, विभागीय कामकाज में पूरा समय खत्म हो जाता है। एक ही टीचर रहेगा तो बेचारा क्या क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। एक तो टीचर की संख्या कम है और इतने सारे काम जैसे मिड डे मील, दाखिले, विभागीय कामकाज और इसके अलावा इलेक्शन भी है। और तो जब वो पढ़ाएगा नहीं तो क्वालिटी तो विद्यालय की गिरेगी ही। और एक शिक्षक पर इस स्कूल के कामकाज के साथ में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता, कहाँ से पढ़ा पाएगा बेचारा। और लिखा, शिक्षा मित्र स्थानीय होने से शिक्षकों की सुनते नहीं हैं, वह पढ़ाई में सहयोग भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब शिक्षकों को आधार सत्यापन और डीबीटी जैसे दूसरे कार्यों में लगाया जाता है तो पढ़ाई का संकट और बढ़ जाता है। दुर्दशा है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालयों की बात हो रही हो। सारी सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरीके से भर्तियां करें, किस तरीके से अनुपात समानुपात करें, किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रयास करें। और जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे अभिभावकों ने नाम कटवा करके निजी स्कूल में एडमिशन करवा दिए। सरकार यही चाहती है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो आगे आए और सरकार की जो जिम्मेदारी है वेतन देने की या सरकारी स्कूलों को संभालने की, वो समाप्त हो जाए। और ये सारे के सारे जो विद्यालय हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और जैसा आप लोगों ने अभी एडेड के बारे में सुना था, एडेड और टीजीटी पीजीटी के बारे में और एलटी ग्रेड के बारे में, कि वहां पर समायोजन किया जाएगा। जहां पर ज्यादा टीचर है, बच्चे चूंकि कम हो गए हैं, तो वहां के टीचर को लेकर के दूसरे विद्यालयों में भेज दिया जाएगा जहां पर बिल्कुल भी टीचर नहीं है। इस तरीके से काम चल जाएगा। भर्ती की जरूरत यहाँ पर दोनों जगह नहीं लिखी है, चाहे वो राजकीय की बात हो रही हो या प्राथमिक की बात हो रही हो, माध्यमिक के साथ साथ प्राथमिक की बात हो रही हो। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।
सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन हो जाएगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की कमी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर भर्ती क्यों नहीं कर रही, एक सोचने वाली बात है भाई। दुर्भाग्य है इस देश का, किस तरीके से काम चलाया जा रहा है और क्या होगा आगे चलकर। और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक वाइक नहीं करेंगे और ना ही आप लोग इसको शेयर करते हैं। इस तरीके की सूचनाओं को आप लोगों को केवल वैकेंसी की न्यूज चाहिए। अगर वैकेंसी की न्यूज चाहिए, अगर इस वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। बीएड वर्सेज डीएलएड का जो मामला है, इसे देख सकते हैं, ये लिस्ट हो गया है। ये मैटर कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इसे सुनेगी। 2 बजे का टाइम है। ये आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं, मिसलेनियस हियरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के। दोबारा एक तरीके से एक क्लैरिफिकेशन याचिका है कि ये जो ऑर्डर है वो कब से लागू होगा, अब इसका इंतजार। हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि बीएड छात्रों को 1 to 5 में कोई मौका नहीं मिलेगा और ये जो आदेश है वो पहले से पूर्व से प्रभावित होगा। लेकिन अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। बीएड वालों के लिए ये अंतिम मौका है। और यहाँ पर एक और चीज देखनी है इसी केस में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताए केंद्र, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि वास्तविक रूप से कोर्ट को क्या दिया जाता है। कोर्ट की बात अलग होती है। कोर्ट में जो हलफनामा दिया जाता है, जो चीजें होती हैं वो सरकार को करनी पड़ती हैं। संसद विधानसभा की बातें अलग है। वहां पर कुछ ये जो नेता वगैरह है, मंत्री संत्री जो भी हैं, वो कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी चीजें होती हैं। लेकिन जो कोर्ट में जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल लाइन टू लाइन, बिल्कुल डेडलाइन होती है और उसको वो करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया जाए, इस तारीख तक भर्ती हो जाए। टीजीटी पीजी के बारे में कहा था कि अक्टूबर के अंदर तक भर्ती को कंप्लीट करिए, तो भर्ती को कंप्लीट करना पड़ा चयन बोर्ड को। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखना है कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा, प्राइमरी शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व से लागू माना जाएगा या बाद से। अगली सूचना यूपीपी और आरओ पेपर लीक को लेकर के भी है। लिखा, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 30 करोड़ रुपए का गेम हुआ है। ये 30 करोड़ रुपए 450 अभ्यर्थियों से वसूले गए हैं। 30 करोड़ में आधा हिस्सा मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा का है, बाकी आधे हिस्से में पूरी टीम शामिल है। और पेपर लीक को और भी बहुत सारी यहाँ पर खबरें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ के 2 केंद्रों से भी पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी से तो पेपर लीक ही हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग, लखनऊ के 2 केंद्रों से भी पर्चा लीक हुई थी साठगांठ। आरओ में भी राजीव की अहम भूमिका रही, इसको लेकर के भी यहाँ पर लिखा है। और विद्यार्थियों का ये कहना है कि चलिए ठीक है ये सब, और अब जो है जल्द से जल्द आरओ की एग्जाम डेट भी घोषित हो और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई एग्जाम डेट भी घोषित होनी चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि चकबंदी अधिकारी की एक भर्ती आई थी जो वापस हो गई बहुत दिन बाद, अभी तक आई ही नहीं। वीडियो भर्ती में 5 साल की देरी हो गई जो जिसे रद्द किया गया था। तो इसी तरीके से अब इन भर्तियों में देरी ना हो। और अच्छी बात यह है कि सरकार की कि इन सभी को गिरफ्तारी के साथ साथ में जो चयन प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़े। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप ये काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।